आज हम लेक्चर 3 का जो कि क्लाइमेटोलॉजी है उसका पार्ट 5 कर रहे हैं। पार्ट 5 बहुत छोटा होगा क्योंकि इसमें बस हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है? इट इज द रिवर्सल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर क्या है? जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है? जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? नीचे कोल्ड एयर है और ऊपर वार्म एयर है, जिस वजह से जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे नीचे कोल्ड एयर होने की वजह से नीचे ठंडा हो जाता है और ऊपर वार्म एयर होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। सिंपल है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, एक है माउंटेन वैली या इंटर माउंटेन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, और एक है फ्रंटल या साइक्लोनिक इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है? आपको पता है ये ग्राउंड सरफेस है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मान लो ये हमारा एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर मान लो, है ना। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से गर्म नहीं होता। इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से गर्म नहीं होता। वो किसकी वजह से गर्म होता है? वो टेरेस्ट्रियल, जब अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन जाता है लॉन्ग वेव में, लॉन्ग वेव के फॉर्म में, तब वो गर्म होता है, जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल आउटगोइंग रेडिएशन। ठीक है। इस वजह से एटमॉस्फेयर गर्म होता है। लेकिन एटमॉस्फेयर को गर्म होने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे क्लाउड्स जो कि एब्जॉर्ब कर सके और कुछ रिफ्लेक्ट कर सके, रिफ्लेक्ट बैक अर्थ पे कर सके। CO2 जो कि कुछ हीट एब्जॉर्ब कर सके, बाकी रिफ्लेक्ट कर सके अर्थ के बैक टू द अर्थ। एरोसोल्स, वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सारे। पर अगर स्काई जो है एकदम क्लियर है, स्काई क्या है? एकदम क्लियर है, और जितनी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई वो इजीली रिफ्लेक्ट बैक हो गई स्पेस में आउटगोइंग रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल आउटगोइंग रेडिएशन के फॉर्म में, क्योंकि क्लियर स्काई है, ना क्लाउड्स है, ना ही CO2 है, ना ये CO2 तो है लेकिन एरोसोल्स, क्लाउड्स, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह नहीं है, ये एकदम क्लियर स्काई है। तो जो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब किया वो CO2 ने एब्जॉर्ब किया, बाकी सब पूरी रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है। इस वजह से क्या होगा? इस रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होगा? जो सरफेस है अर्थ का सरफेस वो तेजी से कूल डाउन होगा। कूल होगा तो अपने ऊपर वाली लेयर को भी तेजी से वो कूल करेगा। ऊपर वाली लेयर कूल रहेगी और उसके ऊपर वाली लेयर वार्म हो जाएगी। ठीक है। इस फॉर्म को बोलते हैं एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। डायग्राम है। ठीक है। काम मीन्स इन्वर्जन ऑफ रिजल्ट्स इन द पुअर एयर क्वालिटी। ठीक है, सब देख ले। दूसरा है वैली एंड माउंटेन ब्रिजेस। इसमें क्या होता है? डे टाइम पे क्या होता है? डे टाइम पे जो वैली है, जो साइड ऑफ माउंटेन्स है, ये साइड ऑफ माउंटेन्स है, क्योंकि ऊंचाई पर वो तेजी से गर्म होते हैं और वो तेजी से गर्म होने की वजह से ऊपर की ओर उठते हैं। वार्म एयर ऊपर की ओर उठ जाती है और ऊपर की कोल्ड एयर हैवी होने की वजह से नीचे की ओर वैलीज में सिंक करती है। डे टाइम में क्या होगा? नीचे कोल्ड एयर आ गई, ऊपर वार्म एयर चली गई, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो गया। नाइट टाइम पे क्या होगा? क्योंकि जो ये साइड ऑफ माउंटेन्स है, जितनी तेजी से गर्म होते हैं वो उतनी तेजी से ठंडे भी होते हैं। रात में ये ठंडे हो जाते हैं तो ये कोल्ड एयर हैवी हो जाती है और ये सिंक करने लगती है वैलीज में। माउंटेन में जो वार्म एयर थी इसके कंपैरिजन में वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है, तो फिर से नीचे कोल्ड एयर हो गया, ऊपर वार्म एयर हो गया। यह है इंटर माउंटेन
इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तीसरा है फ्रंटल या साइक्लोनिक। तीसरा है फ्रंटल या साइक्लोनिक इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। देखो एयर मासेस होते हैं जो जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एयर मासेस होमोजीनियस पैकेट ऑफ मास होता है, पैकेट ऑफ एयर मास होता है, ऑफ एयर होता है। मान लो ये एरिया है, सरफेस है, बहुत बड़ा एरिया है, वहां की जो ग्राउंड कंडीशंस है, टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, सब सेम है, तो वहां की एयर भी उसी तरीके का प्रॉपर्टीज हो जाएगी। और इस लार्जर लैंड मास में जहां पर होमोजीनियस एयर की प्रॉपर्टी है, जो एयर की प्रॉपर्टीज है वो होमोजीनियस है, मतलब सेम टेम्परेचर, सेम ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कंटेंट, ये सारी चीजें सेम है, तो ये एयर मासेस हो जाती हैं। और डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, मान लो यहां की सरफेस कोल्ड है, उसके कंपैरिजन में एयर मास का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसको हम वार्म एयर मास बोलेंगे। या फिर एक और एयर मास है, इस एयर मास का टेम्परेचर इससे ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, दोनों मान लो इसका 30 डिग्री सेल्सियस है, वैसे तो वार्म है, लेकिन इस वाले एयर मास का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वाला एयर मास को हम वार्म बोलेंगे, इसको हम कोल्ड एयर मास बोलेंगे, क्योंकि रिलेटिव में बात करेंगे हम। तो मान लो एक कोल्ड एयर मास आई, एक वार्म एयर मास आई, कोल्ड एयर मास और ये वार्म एयर मास, ये आपस में कोलाइड करी, तो जिसकी वजह से फ्रंट फॉर्मेशन होती है। इनके कोलाइड करने से क्या होता है, फ्रंट फॉर्मेशन होगा, एयर मासेस के कोलाइड करने से फ्रंट। फ्रंट क्या है, इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू डिफरेंट एयर मासेस। तो ये कोल्ड एयर मास, ये वार्म एयर मास। अब सोचो कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास में टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, वार्म एयर मास का। एक्सपेंड कौन ज्यादा होगी, वार्म एयर मास। डेंसिटी किसकी कम होगी, वार्म एयर मास की, तो डेंसिटी इसकी कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो राइज कर जाएगी, ये एयर मास क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी, और ये सिंक कर जाएगी। तो ऊपर क्या होगा, वार्म एयर मास हो जाएगी, नीचे कोल्ड एयर मास हो जाएगी, तो ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर भी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होगी। बस यही है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। थैंक यू।